थोड़ा सा मुस्कुरा कर ओम शांति, थोड़ा सा दिल से ओम शांति। तो सबसे पहले तो आपका आज यहाँ पर परमात्मा के घर में हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए, आपका स्वागत हो रहा है क्योंकि आप वो विशेष आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। आप ऐसे ही हॉस्पिटल में नहीं यहाँ पे आए हो, कहाँ पर आए हो? यहाँ पे परमात्मा के महावाक्यों का उच्चारण होता है। और आप सभी महान क्यों हो? आप अपने मन से नहीं पहुँचे हो, आपको कोई तो लेकर आया। कौन लेकर आया है? जो नन्ना मुन्ना फरिश्ता आपके पास आया है, या जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, है ना, तो वो आने वाला जो बच्चा है तो वो आपको यहाँ लेकर आया, तो वो आपसे भी महान है। तो जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। और उस बच्चे के लिए आया है या आने वाला है, उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। कल हम सभी ने क्या सेलिब्रेट किया? कल क्या था? कल क्या था बताइए? कल क्या था? जन्माष्टमी। किसका जन्म? जन्माष्टमी किसका जन्म था? श्री कृष्ण जन्माष्टमी, है ना। तो श्री कृष्ण महान है कि श्री कृष्ण के माता पिता महान है? श्री कृष्ण के माता पिता भी महान है क्योंकि जन्म दिया, लेकिन फिर भी गायन सबसे ज्यादा किसका है? श्री कृष्ण का, बच्चे का। इसीलिए मैंने कहा कि वो जो बच्चा है ना वो महान है आपसे, क्योंकि वो आपको लेकर आया। नहीं तो देखो अभी इतने सारे हॉस्पिटल में ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और आप उनमें से आप पहुंचे हैं ना, नहीं तो लोगों को लगा अरे बारिश हो रही है, कहाँ जाएंगे, है ना। लेकिन आप वैसे नहीं, अपने वैसे नहीं सोचा, आप यहाँ पर पहुंच गए। तो आज बारिश भी हो रही है, बाकी त्योहार भी थे, लगातार 3 दिन छुट्टियाँ थी, तो काफ़ी लोग गांव घर भी जाते हैं। परसों क्या सेलिब्रेट किया हमने? परसों क्या सेलिब्रेट किया? इंडिपेंडेंस डे, है ना, जिसे कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत, है ना, शुभकामनाएं, क्योंकि अभी हम स्वतंत्र भारत में हैं। देखो कितने लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना योगदान दिया, बलिदान दिया। तो उन सभी को भी हम क्या करते हैं? याद करते हैं, उनको शतशः नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो उनकी वजह से हम आज यहाँ स्वतंत्र भारत में हैं, ठीक है ना। अब में से जो प्रेग्नेंट है ना, जो कंफर्टेबल बैठना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे बैठेंगे ना सोफा, तो भी चलेगा। अब में से कोई आगे, तो ये पुढे येऊन बस कम्फर्टेबल राहील। 2 तास बसायला लागतं ना, पुढे येऊन बस, है ना, पुढे येऊन बसा। किंजल आप अभी जो आएंगे उनको डायरेक्टली यहाँ ही भेजो। आप भी यहाँ आकर बैठो, आगे आकर बैठो, सोफा यहाँ पे बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ बैठो। तो इसीलिए स्वतंत्रता दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और उसके पहले हमने क्या सेलिब्रेट किया? लास्ट वीक क्या था? लास्ट वीक क्या था? क्या था लास्ट वीक? आप सभी ने किया ना सेलिब्रेट कि नहीं किया? हाँ, रक्षाबंधन। तो देखो रक्षाबंधन, तो इतने सारे त्योहार ना अगस्त मंथ में आते हैं, तो आप सभी को रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी नेक्स्ट वीक क्या आने वाला है? नेक्स्ट वीक क्या होगा? नेक्स्ट वीक क्या आने वाला है? गणेश पूजन, है ना, गणेश उत्सव जिसको कहते हैं हम, या फिर गणेश चतुर्थी। तो आप सभी को उसके लिए भी इन एडवांस, है ना, आप सभी को उसकी भी बहुत बहुत मुबारक है। और वैसे हॉस्पिटल में भी हम गणेश पूजन करते हैं, तो आप सभी यहाँ पर भी आपको हार्दिक निमंत्रण है। लेकिन आज हम विशेष क्या देखने वाले हैं? हम सभी किस लिए इकट्ठा हुए हैं? गर्भ संस्कार प्रोग्राम के लिए। जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है वो भी इसको अटेंड करते हैं, और जो प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं ना, या जो प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट भी लेते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा इश्यू हो रहा है प्रेगनेंसी रहने के लिए, तो उनके लिए भी हम ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बोलते हैं। तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगी कि अभी आप प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए तो कुछ लक्ष्य से आए होंगे ना। आप सभी कैसे बच्चा चाहते हैं? किंजल आप कैसे बच्चा चाहते हो? कुछ सोचा? कैसा बच्चा चाहते हैं? पापा कैसा बच्चा चाहते हैं? पापा ने कुछ सोचा या पापा का आउट ऑफ सिलेबस? अपने हिसाब से खुश हो गए बस बिल्कुल। जोरदार तालियां बजाइए। क्या नाम है आपका? इलायची। इलायची, इलायची, ओके। इलायची भाई साहब के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत बड़ी बात कही कि जीवन भर उसने खुश रहना चाहिए। जीवन भर खुश रहना
पूरा जीवन चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे हुआ दुख तो है, भी सुख है, सब है। सब में खुश वो अपने रहे। हिसाब से बड़ा होना। बिल्कुल, तो हमें हमेशा खुश रहना, और इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट की जाती है। श्री कृष्ण के जीवन से यदि हमें एक गुण लेना है ना, एक उनसे शिक्षा लेनी है, तो वो शिक्षा ये लेनी है कि हमें जीवन भर खुश रहना है। श्री कृष्ण के जीवन में चैलेंजेस थे कि नहीं थे? चैलेंजेस क्या लगता है आपको? हमारे जीवन में बहुत चैलेंजेस है। श्री कृष्ण को क्या चैलेंजेस थे? ऐसे तो नहीं ना, श्री कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था और तभी से उसको चैलेंजेस थे। कंस मामा तो है ना वेट ही कर रहा था कब श्री कृष्ण का जन्म होगा और मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो उसको जन्म होने से पहले उसके जीवन में चैलेंजेस थे, उसके बावजूद श्री कृष्ण को क्या दिखाते हैं? सदा यदि हैप्पीनेस किसको दिखाना है तो श्री कृष्ण को दिखाया जाता है। और इसीलिए आप सभी को पता है, एक्सपेक्टेड मदर्स को भी जब गिफ्ट दिया जाता है ना, तो श्री कृष्ण का फ्रेम गिफ्ट दिया जाता है। या फिर आजकल जो श्री कृष्ण को नहीं, लेकिन जो माताएं रहती है ना, बहुत अच्छे अच्छे स्माइलिंग जो बेबीज होते हैं ना, उनके फोटोज लगाते हैं ना। क्यों लगाया जाता है? ताकि मेरा जो बच्चा होगा वो जीवन भर खुश रहे, वो जीवन भर सदा स्माइलिंग रहे। तो ये हमें उससे शिक्षा लेनी होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे। और क्या चाहते हैं? आपने कुछ सोचा? आप क्या चाहते हैं? हेल्दी WWF वाला खाली तो कैसे हेल्दी चाहते हैं? कैसा हेल्दी? अगर हेल्दी हो ना, कि फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी, इमोशनली भी हेल्दी हो, तो हेल्दी बच्चा चाहते हैं। आप में से आप कैसा बच्चा चाहते हैं? आपने कुछ सोचा? चलो, आपने सोचा नहीं है तो अभी मैं आपको थॉट्स देती हूँ। आप सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। जो जो थॉट्स मैं देती जाऊंगी उसको विजुलाइज करना। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठना, संपूर्ण शरीर रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत, एकदम शांत। अब सभी अपने बेबी को देखेंगे। जो बेबी गर्भ में पल रहा है उस बेबी को 20 साल के बाद जो बेबी हम सभी के बीच में होगा, हो सकता है बेटा है, बेटी है, जो भी है, देखे उसे 20 साल के बाद। देखे उसका व्यवहार घर में सभी के साथ, उसका व्यवहार कैसा है। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेगा, जो भी उसका प्रोफेशन होगा, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, टीचर हो, सिस्टर हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, जिस भी कार्य क्षेत्र में है, देखे वहाँ सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। किसी से कुछ गलती हो जाती है तो देखे उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, देखे उस समय उसका व्यवहार कैसा है। देखे अपने बेबी को 20 साल के बाद। ओम शांति शांति शांति। दिखाई दिया कुछ? जैसे भाई साहब ने कहा कि सदा स्माइलिंग, एक तो वो वैल्यू, और क्या क्या वैल्यूज है। सदा प्यार करने वाला है ना, खुद से भी प्यार करे, औरों से भी प्यार करे। तो उसका नेचर कैसे होना चाहिए? लविंग भी होना चाहिए,
केयरिंग नेचर होना चाहिए, खुद का भी केयर करें, जो घर में छोटे हैं बड़े हैं सभी का केयर करने वाला होना चाहिए। नहीं तो आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है तो बड़ों का भी कोई ध्यान नहीं देता, ऐसे नहीं, बड़ों का भी ध्यान दे, छोटों का भी ध्यान दे, है ना। फिर वो जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो परिस्थितियों को हमें फेस तो करना ही है, चैलेंजेस तो आएंगे, ऐसे तो नहीं होगा कि हमारे जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं होंगे। तो चैलेंजेस को कभी कुछ भी होता है ना, घर में कुछ होता है, हमारे सोसाइटी में कुछ होता है, देश में कुछ होता है, कहीं आप घूमने चले गए और वहां पर आपको कोई मारता है ना, तो कुछ भी होता है, चैलेंजेस तो कहीं पे भी आएंगे। 2000 के नोट्स बंद हो जाते हैं, फाइनेंसिस प्रॉब्लम होता है, टैरिफ वॉर है, सब है ना, नेशनली इंटरनेशनली सब चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस को फेस करते समय हमें कैसे रहना है, क्राइसिस तो आएंगे लेकिन क्राइसिस के समय हमें कैसे रहना है, काम इन क्राइसिस। जब हम शांत रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, तभी हम उस क्राइसिस को अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। जैसे चैलेंजेस होते हैं, अभी बच्चे हैं, बड़े हो गए, 12th का एग्जाम हुआ, नीट का दिया है ना, जी का दिया है, GGG, और यदि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तब उसको क्या करना चाहिए, म्युझिक मध्ये बंद करू, ओम शांति चालू असते। तो फिर वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या हमने उसको शक्तिशाली बनाया है, वो बहुत जरूरी है। यदि हम ऐसे बच्चे चाहते हैं जो सदा हैप्पी हो, स्माइलिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, गिविंग हो, फॉरगिविंग हो, किसी से गलती हुई तो माफ करने के लिए भी आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन B12 है ना, ये सारे लेंगे तो होगा क्या ऐसे बच्चे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसके संस्कार, है ना, क्योंकि वो अभी बेबी जो अंदर है उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। तो उसके सॉफ्टवेयर में कैसा सॉफ्टवेयर होगा, जैसे माता पिता का सॉफ्टवेयर होगा वैसे ही उसका भी सॉफ्टवेयर बनेगा। तो इसीलिए मम्मा पापा को बहुत ध्यान देना है। यदि अभी ध्यान नहीं दिया तो 20 साल के बाद, मैं अभी बोल सकती थी ना, जो बेबी अभी गर्भ में है उसको देखो, मैंने क्यों कहा 20 साल के बाद देखो, क्यों कहा होगा मैंने 20 साल के बाद। 20 साल के बाद क्या मिलने वाले हैं हमें, जैसे मान लो मुझे अभी मैंगो चाहिए और मैंने कहा सिस्टर जाओ और उस फार्म हाउस से आप मैंगो लेकर आओ, वो मैंगो लेकर आई और फिर मैंने कहा अरे मुझे तो ये मैंगो नहीं चाहिए, मुझे तो साधारण मैंगो अच्छे नहीं लगते, मुझे तो अल्फांसो मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं। तो तभी हम चेंज कर सकते हैं क्या, तभी हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज, यदि हम अल्फांसो मैंगो चाहिए हमें, तो हमें ध्यान कब देना होगा, इस सेकंड नंबर से अपन ऐसे राउंड था, ध्यान कब देना होगा, ध्यान कब देना होगा। फ्रूट्स यदि अच्छे चाहिए तो ध्यान कब देना है हमको, क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, प्लांटेशन के समय ना। सीड आप कौन सा डाल रहे हो, यदि सीड हमने डाला करेला का और फिर हम चाहेंगे हमको अभी आम चाहिए, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है। जैसा सीड होगा वैसे ही फ्रूट होगा। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, 20 साल के बाद आप देखो, है ना, तो 20 साल के बाद हमें फ्रूट्स मिलने वाले हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहती हूँ। जैसे अभी आपको एक पॉट चाहिए, आप पॉटर के पास गए और उसको बोला मुझे एक पॉट बना के दो, फिर आप लेने के लिए गए और फिर उसने आपको पॉट दिया, फिर आपने कहा नहीं नहीं मुझे ये पॉट अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो ऐसे स्लीव, ऐसे लंबा, ऐसे पॉट बहुत अच्छा है। तो वो क्या बोलेगा आपको, आपने मुझे कब बताना चाहिए था, जब मैं उसको शेप दे रहा था। तो शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी, द टाइम इज नाउ व्हेन द बेबी इज इन द वूम। तो अभी ये समय है, और वो समय कौन सा होता है, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, है ना, ये साइंस ने प्रूव किया। तो फर्स्ट 1000 डेज कहाँ से आते हैं, फर्स्ट 1000 डेज इंट्रा-यूटेराइन पीरियड कितने मंथ का होता है, 9 months। 9 months इज इक्वल टू 270 डेज प्लस पोस्ट डिलीवरी 365 प्लस 365 2 years, तो कितना हो जाता है, फर्स्ट 1000 डेज। तो जो आप जैसा बेबी चाहते हो उसके लिए आपको ध्यान कब देना है, इंट्रा-यूटेराइन पीरियड और पोस्ट डिलीवरी 2 साल तक, क्योंकि उस समय तक उनकी एडमिशन, स्कूल एडमिशन का एज क्या है, प्ले ग्रुप 2.5 years, बिफोर दैट एडमिशन नहीं होते हैं। तो उस समय तक बेबी की जो कैचिंग पावर, रिसीविंग पावर जो है वो हाईएस्ट है।
जो कुछ उसके आसपास हो रहा है वो उसको क्या करता है, कैच करता है। और ये सारे जो कुछ हम बातें कर रहे हैं ये नई नहीं है, इंडियन कल्चर में ये बातें पहले से थी। 16th सेंचुरी से कौन सा एग्जाम्पल दिया जाता है जब गर्भ संस्कार की बात आती है? द्रौपदी और श्री कृष्ण का एग्जाम्पल दिया जाता है, द्रौपदी नहीं माना अर्जुन, अभिमन्यु का एग्जाम्पल है ना, अभिमन्यु का एग्जाम्पल दिया जाता है। अभिमन्यु जब गर्भ में था तभी सुभद्रा को क्या कर रहा था अर्जुन, चक्रव्यूह कैसे भेजना है वो सिखा रहा था, है ना, मतलब बता रहा था, सिखा नहीं रहा था, बता रहा था। लेकिन जब वो बता रहा था तो क्या हुआ, सुभद्रा सो गई तो अर्जुन को क्या लगा अभी इसको बोल के क्या मतलब है ना, तो उसने बाहर कैसे आना है ये नहीं बताया, तो फिर उसको चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना होता है ये पता ही नहीं, इसीलिए चक्रव्यूह के अंदर तो गया। तो आज हमारा जीवन भी क्या है, चक्रव्यूह तो है। तो यदि हमने हमारे बच्चों को IQ बहुत हाई है ना, 100+ है, किसी किसी का IQ 100+, 105, 110, लेकिन यदि EQ इमोशनल क्वोशंट, SQ स्पिरिचुअल क्वोशंट यदि उनको हमने मेंटली इमोशनली स्ट्रांग नहीं बनाया, शक्तिशाली नहीं बनाया, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए बच्चों को सिर्फ हमें IQ नहीं बढ़ाना है, उसके साथ साथ ये सारा ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। और ये समय अभी है जो संस्कार डालने हैं। अभिमन्यु का सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, कितने सारे एग्जाम्पल्स है इंडियन कल्चर में। और कौन सा एग्जाम्पल है, अष्टावक्र का एग्जाम्पल है, भक्त प्रहलाद का एग्जाम्पल है। अभी अष्टावक्र के केस में अष्टावक्र की जो माँ थी सुजाता, वो चाहती थी मेरा बच्चा ना बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो क्या करती थी, हस्बैंड के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी, अपने पापा के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी, और दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे तो अच्छे अच्छे क्लासेस लेते थे। लेकिन जो हस्बैंड थे वो होशियार तो थे, इंटेलिजेंट तो थे, लेकिन एरोगेंट भी बहुत थे, बहुत गुस्से वाले थे। तो कभी कभी क्या होता था, जैसे वो प्रवचन करते थे तो कुछ गलत बोल देते थे, है ना, बात निकल जाती थी। और जो छोटू अष्टावक्र गर्भ में था वो पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट था, तो वो तुरंत कैच कर लेता था और वो आवाज करता था, वरना आपने जो बोला है वो गलत बोला है। और जो पापा थे तो पापा को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उनको भी समझ में आता था मैंने जो बोला है वो गलत है। तो क्या करते थे उस गुस्से में ना, पहले जमाने में क्या दिखाते हैं, ऋषि मुनि ऐसे श्राप देते थे, श्राप माना ऑल निगेटिविटी, तो ऐसे श्राप देते थे। तो ऐसे कहते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी 9 मंथ्स में ऐसे 8 टाइम्स हुआ, कितने बार, 8 टाइम्स। और उस निगेटिविटी, इतनी निगेटिविटी पावरफुल थी, उसका असर क्या हुआ, उस बेबी के ऊपर माना उसके फिजिकल बॉडी के ऊपर 8 कर्व्स आए, इसीलिए उसको क्या नाम दिया, अष्टावक्र। लेकिन ये अष्टावक्र इतना इंटेलिजेंट था, पहले से था ही, फिर इतने अच्छे अच्छे क्लासेस उसने सुने थे, तो ये आगे चलकर राजा जनक का गुरु बना, है ना। राजा जनक सभी को पता है ना, जो सीता के पिताजी थे, तो उनका वो गुरु बना। और कहते हैं कि उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से ये जो बॉडी के ऊपर भी जो कर्वेचर्स थे इसको भी ठीक किया, और बहुत फिर स्मार्ट हैंडसम दिखते थे। और इनका साउथ में एक टेम्पल भी है। अब ये सारी जितनी भी कहानियां हम सुनते हैं, बच्चों को हम कहानी क्यों सुनाते हैं, क्या लक्ष्य होता है, कहानी सुनाने का लक्ष्य क्या होता है, मॉरल वैल्यूज बोलते हैं ना, मॉरल स्टोरीज कहा जाता है। उसका स्टोरी का मॉरल क्या है, ताकि हम उसको क्या बताना चाहते हैं। तो अष्टावक्र के कहानी से आप सभी को क्या समझ में आया, क्या समझा आप सभी ने, मॉरल क्या है इसका, क्या समझा आपने? इसका मतलब क्या, बेबी सिर्फ पॉजिटिविटी कैच नहीं करेगा, जो कुछ उसके आसपास हो रहा है वो उसको कैच करेगा। और क्या समझा इससे, सिर्फ माँ का असर नहीं हो रहा है, पापा का भी असर हो रहा है ना। तो पापा का भी नहीं, जो भी माँ, जिन भी लोगों के ना घर में या ऑफिस में जहाँ भी आप, इसीलिए देखो पहले जमाने में माँ को ना बाहर ज्यादा एक्सपेक्टेंट मदर्स, गर्भवती माताओं को सबसे मिलने नहीं देते थे। फिर हम क्या सोचते, गवार, ये क्या हुआ इससे, लेकिन उसके पीछे साइंस था। साइंस ये था कि अभी जिनसे भी मिलेंगे उनके क्या संस्कार है, उनकी एनर्जी क्या है, वो एनर्जी सारा वो बेबी कैच करने वाला है। तो उससे हमें क्या ये समझ मिलती है कि हमें ध्यान कहाँ देना है, सिर्फ एक्सपेक्टेंट मदर्स को नहीं, किसको किसको ध्यान देना है, घर के सभी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये जो सेशन है ये सिर्फ एक्सपेक्टेंट मदर्स को सुनना नहीं है, पापा लोगों को भी सुनना है ना। बच्चे का
जो भविष्य हम बनाते हैं उसके लिए 3 लोग इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन कौन है वो 3 लोग? सबसे पहला कौन है? सबसे कौन? माँ। दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? फादर, है ना। फादर लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। काफी फादर लोग आज यहाँ पर आए हैं, अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी ले ली है, सोशल कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा है टीचर्स, है ना। तो क्या होता है, नहीं तो हम रूटीनली हम बोलते हैं कि स्कूल में टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट कौन है? गुरु। जो गुरु है वो है माँ, और उसके बाद पापा, और उसके बाद फिर टीचर। तो इसीलिए ये सेशन सभी को सुनना है, लेकिन सभी नहीं आते हैं घर में, दादा दादी, क्योंकि नेचुरली सभी को लगता है इतने सब लोगों को जाने की क्या जरूरत है, लेकिन उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। जो कुछ वो सोच रहे हैं उसका असर भी कहाँ होने वाला है? बेबी के ऊपर होने वाला है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये रिकॉर्डिंग करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। जो नहीं आते हैं वो लोग ये सुन सकते हैं, आप उनको देख दिखा सकते हो। तो पापा लोगों की भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अष्टावक्र की कहानी। तीसरा एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत एग्जाम्पल्स है, हम सभी एग्जाम्पल्स नहीं देंगे। तीसरा इम्पोर्टेंट है वो है भक्त प्रहलाद। अभी प्रहलाद के केस में, प्रहलाद किसका बच्चा है? आप सभी का IQ टेस्ट करते हैं। प्रहलाद किसका बच्चा है? हिरण्यकश्यप, है ना। हिरण्यकश्यप को क्या दिखाया है? राक्षस कहा जाता है। राक्षस माना क्या? वो भी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, सब निगेटिविटी होती है। तो उस निगेटिविटी के वजह से उनको राक्षस कहा जाता है। अभी इतनी निगेटिविटी होने के बावजूद इसको प्रहलाद, भक्त प्रहलाद हुआ, विष्णु भक्त हुआ। ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि नेचुरली क्या होता है, हम बोलते हैं जैसे माता पिता होंगे खानदान वैसे ही बच्चा होगा। ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि जब प्रहलाद की माँ जब गरोदर थी, माना जब ये पेट में था, तब इंद्र को पता चलता है पहले से ये सभी राक्षस बहुत देवताओं को तकलीफ देते थे। फिर इंद्र ने सोचा अभी बच्चा भी ऐसे होगा तो और कितना तकलीफ होगा, है ना। तो इसीलिए क्या करता है, उसको बंदिस्त बनाकर कहाँ रखता है? नारद मुनि के आश्रम में रखता है। तो जैसे अभिमन्यु ने सुना, वैसे ये बच्चा भी क्या करता था, गर्भ के अंदर ही सारी अच्छी अच्छी बातें सुनता था। और क्या होता था, वैष्णवी देह बंद करून टाकना ब्लैक। तो कभी कभी क्या होता था, माँ भी सो जाती थी, और क्या होता था, फिर नारद मुनि भी चुप बैठते थे नेचुरली, क्योंकि हमें लगता है ये सो गया, अभी क्या बताना है। और उतने में तभी अंदर से आवाज आती है, नारायण नारायण। तो तभी नारद मुनि देखते कौन बोल रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वो वापस आवाज करते, मतलब मैं अंदर सुन रहा हूँ, आप कंटिन्यू रखना। तो इसीलिए क्या होता है कि वो जो है वो विष्णु भक्त होता है। तो इस कहानी से हमें क्या मॉरल समझ में आया? इससे क्या समझ में आया? अभी वो किसका बच्चा है? राक्षस का, हिरण्यकश्यप का। इसका मतलब उसके खून में, उसके ब्लड में, उसके जीन्स में क्या है? सारी निगेटिविटी है। उसके बावजूद वो पॉजिटिव हुआ। तो ये कितनी अच्छी बात है कि भले कभी कभी क्या होता है, हमारे खानदान में कुछ कुछ बीमारी होती है, पहले पता नहीं रहता, और फिर हमें लगता है अरे पहले ये पता होता, अभी ये खानदान में तो ये कैंसर है, इसमें ये डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कहीं मेरे बच्चे को भी ऐसे होगा। तो हमारे शरीर में दोनों जीन्स होते हैं, एक होते हैं जिससे हमें बीमारियां होती है, और जिससे दूसरे जीन्स होते हैं जो डिसीज प्रिवेंटिंग होते हैं, एक है डिसीज कॉजिंग। अभी डिपेंड करता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। यदि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है, हेल्दी है, हेल्दी लाइफस्टाइल माना क्या, हम रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अच्छा सोचते हैं, इसको कहा जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो क्या होगा, आपके जो डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स है ना वो ओपन होंगे, और डिसीज कॉजिंग जीन्स जो है वो स्विच ऑफ होंगे, आपके शरीर में ही रहेंगे। तो इसको कहते हैं जेनेटिक्स एंड इपीजेनेटिक्स, माना जीन्स है लेकिन जो मैनिफेस्ट होगा, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। जो मैनिफेस्ट होगा उसको कहा जाता है इपीजेनेटिक्स। तो ये हमारे हाथ में है, तो मम्मा लोगों के हाथ में है कि क्योंकि अभी पता नहीं ना कि उस बेबी के अंदर वो पहले बर्थ से भी क्या लेकर आया, हमारे खानदान में ये है, लेकिन हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। हमारे पास क्या है, हम अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल बनाएंगे तो बेबी जो है उसके अंदर वो जीन्स जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होंगे। तो ये हमें इससे क्या मिलता है, लक्ष्य बना, एक मॉरल समझ में आता है। तो ये हुआ इंडियन कल्चर की बात। लेकिन साइंस ने इसमें रिसर्च किया। साइंस ने क्या किया, साइंस हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने क्या किया, रिसर्च किया।
कुछ साइंटिस्ट इस रिसर्च में क्या किया गया था, कुछ साइंटिस्ट बॉम्बे में बैठे और कुछ साइंटिस्ट कहाँ बैठे, फ्रांस में। और यहाँ क्या किया गया था, इस रिसर्च में क्या करना था, जो बॉम्बे में बैठा हुआ साइंटिस्ट था उसको क्या करना था, फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और जो फ्रांस में बैठा हुआ साइंटिस्ट था उसको क्या करना था, बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था। अभी ये जब याद कर रहे थे तो इनके जो थॉट्स चल रहे थे, है ना, जो सोच चल रही थी उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था। जैसे हम सभी, आपका यदि हार्ट कैसे काम कर रहा है ये देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या निकालते हैं, ईसीजी निकालते हैं, है ना। तो वैसे हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है वो देखने के लिए क्या निकाला जाता है, ईईजी निकाला जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसको कहते हैं। तो ये दोनों के इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे ब्रेन, और उससे मॉनिटर पे ग्राफ आ रहा था कि इनकी सोच क्या चल रही है। तो क्या देखा गया, जो ग्राफ बॉम्बे में मॉनिटर पे दिखाई दिया, सेम ग्राफ कहाँ दिखाई दिया, फ्रांस में। और तभी साइंटिस्ट ने कहा इसका मतलब ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एग्जिस्ट। जो कुछ आप यहाँ बैठकर सोच रहे हो, है ना, जिसके लिए सोच रहे हो, किसके लिए सोच रहे हो, जो फ्रांस में बैठा है तो वो वहां तक पहुंच रहा है, और जो फ्रांस में सोच रहा है वो कहाँ पहुंच रहा है, बॉम्बे में पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है, माइंड टू माइंड कनेक्शन एग्जिस्ट, ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एग्जिस्ट। अभी यहाँ से बॉम्बे से यदि फ्रांस में पहुंचता है तो जो माँ यहाँ बैठकर सोचेगी वो यहाँ बेबी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस है। अभी देखो कोई भी माँ, पिता, है ना, या घर वाले, फैमिली मेंबर्स अपने बेबी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचने वाले, किसी के भी बेबी के लिए, है ना, बुरा नहीं सोचेंगे, है ना। कोई दुश्मन होगा तो बोलेंगे इसके बच्चे को ये हो, ऐसे कोई नहीं सोचता है। लेकिन यहाँ बैठकर यहाँ हम क्या सोच रहे हैं, हमारे सासू माँ के लिए क्या सोच रहे, देवरानी के लिए क्या सोच रहे, जेठानी के लिए, हस्बैंड के लिए, या जो भी हमारे ऑफिस में, जहाँ हम वर्क प्लेस पे, हमारे कलीग्स के लिए, सुपेरियर, जो भी है ना, हमारे सबऑर्डिनेट। तो जो कुछ इस थॉट बॉक्स में चलेगा वो कहाँ पहुँचने वाला है, वो यहाँ पहुँचने वाला है। यहाँ हमने गड़बड़ की, गड़बड़ सोचा तो क्या होगा, वो कहाँ पहुँचेगा, वो बेबी तक यहाँ पहुँचने वाला ही है। यहाँ छोटी छोटी बातों में मम्मा नाराज हुई, मम्मा ने गुस्सा किया, है ना, मम्मा छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखती है, दुखी होती है, तो कहाँ पहुँचेगा, वो यहाँ पहुँचेगा। और फिर हम चाहते हैं हमारा बच्चा कैसे होना चाहिए, सदा स्माइलिंग, सदा हैप्पी। और माँ छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, माँ छोटी छोटी बातों में तो है ना, फोन काढून देता, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रही है, और फिर हमारे बच्चे सदा स्माइलिंग, सदा हैप्पी, पॉसिबल होगा क्या? क्योंकि यहाँ सॉफ्टवेयर कैसा है ना, मम्मा छोटी छोटी बातों में, है ना, डर जाती है, और फिर चाहती है कि मेरा बच्चा, है ना, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, और फिर चिपकली गिरती है और तो माँ डरती है। तो होंगे क्या झांसी की रानी, माँ दुर्गा, ऐसे बच्चे होंगे क्या? तो फिर क्या करना होगा, वैसे किसको बनना होगा, पहले विशेष इम्पोर्टेंट माँ को बनना होगा, और साथ साथ फैमिली। आप सब लोगों को ठंडी तो नहीं लग रही है ना, कान बंद कर दो, बंद कर दो। पीछे चाहिए ना आप लोगों को फैन, पीछे का रहने दो। तो ऐसे किसको बनना होगा कि मम्मा को बनना होगा। कैसे कैसे मम्मा बनेगी, सदा स्माइलिंग, सदा हैप्पी, सदा लविंग, केयरिंग, गिविंग। लेकिन कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे करते, वो वैसे करते, है ना, ये इतना गुस्सा करते, तो वो सभी के साथ रहते हुए फिर खुश रहना कैसा पॉसिबल है? तो उसके लिए हम थोड़ा टेक्निक सीखेंगे, है ना, कि कैसे कोई व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करे, कोई हमारी बात मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, तो भी हमें गुस्सा भी नहीं करना है, नाराज भी नहीं होना है, मूड ऑफ भी नहीं करना है। थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन फिर ये सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि जब हम सीखेंगे तब हमारा बच्चा जाकर फिर वैसे बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एक तो वो सब मेडिटेशन के द्वारा कैसे करना है वो बाद में बता देंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें है ना, तो इसीलिए हमने ये बुक बनाया है जिसमें माँ को ये सारा विजुलाइज करना है कि मेरा बच्चा कैसे है। जैसे जैसे आप थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे, विजुलाइज करते जाएंगे कि माय बेबी इज आज हैप्पी स्माइलिंग एज श्री कृष्णा, माय बेबी इज आज लविंग एज मदर तेरेसा, माय बेबी इज आज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
तो ये सारा जैसे जैसे, और यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि हमने ऑल्टरनेट इमेज लिया है, कहाँ बेटी है तो कहाँ बेटा है, वरना एक गर्ल है तो एक बॉय है, क्योंकि हमें ये भी नहीं सोचना है कि मुझे है ना बेटी चाहिए, क्योंकि कभी कभी तो अभी इतना फीमेल फिटिसाइड होता है, स्त्री कन्या भ्रूण हत्या होती है, लेकिन उसमें फिर आप सोचेंगे चलो मुझे बेटी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंदर जो बेबी है वो बेटा है, तो आप डिलीवरी के बाद वो बेटा हुआ, मुझे बेटी चाहिए थी, तो उसके लिए रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको रिजेक्शन फीलिंग अंदर से मिलती है, क्योंकि जब आप सोचते हो तो उसको अंदर तक जाता है, अरे ये तो और किसी का ना इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये भी नहीं सोचना है, जो भी होगा बेटा हो या बेटी हो, जो भी होगा कैसे होना चाहिए, जैसे किंजल ने कहा हेल्दी और हैप्पी होना चाहिए, उसमें ये सारे वैल्यूज आने चाहिए। और ये सारा जो विजुलाइज करना है वो विजुलाइज हम कब करेंगे, रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जागरूक हो जाता है। जब हम रात को सोने जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, और जब हम सुबह उठते हैं तो फिर कॉन्शियस माइंड जागरूक हो जाएगा। थोड़ा समय के लिए सबकॉन्शियस माइंड हमारा जागरूक है, और जो हमारे संस्कार है, जो वैल्यूज है, वो हमारा प्रोग्रामिंग कहाँ होता है, सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि काफी बार क्या होता है, हम सभी को पता है गुस्सा करना अच्छा नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है ना, किया, लेकिन उसके बाद फिर हमें लगता है अरे हमने क्यों गुस्सा किया, हम क्यों हमारा मूड ऑफ कर लिया, लेकिन फिर भी हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? कॉन्शियस माइंड से तो हर एक को पता है क्या सही है क्या गलत है ना। तो इसीलिए देखो, जैसे दुर्योधन को भी पता था क्या गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा कि सही मार्ग पर चलने के लिए भी मेरे पास शक्ति नहीं है और गलत मार्ग को छोड़ने के लिए भी। तो ये संस्कार, ये शक्ति, तो ये संस्कार हमारे कहाँ होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में। काफी बार हम सोचते हैं आज से चाहे कोई जिसको जो करना है वो करने दो, लेकिन मैं शांत रहूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन वो प्रोग्रामिंग जब तक हमने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर चेंज नहीं किया है तब तक वो परिवर्तन नहीं आता है। तो संस्कार परिवर्तन करने हैं तो कहाँ करना होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। इसीलिए रोज रात को सोने से पहले जो जो वैल्यूज आप छोड़ना है ना, कि ये संस्कार है जो मुझे क्या करता है, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है ना। किसी को होता है कि कोई बोलता है तो बुरा लगता है, दुख होता है, तो ये अच्छा संस्कार है क्या? नहीं। जो मुझे खुशी नहीं देता, जिसकी वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, वो मुझे क्या करना है, छोड़ना है। कुछ संस्कार होते हैं, कभी अभी हमको बहुत लेट उठने का संस्कार है, लेकिन अभी हमको जल्दी उठना है, तो क्या करना होगा, हमें वैसे संस्कार रोज रात को सोचना होगा और वैसे फिर सुबह जल्दी उठना होगा। तो हमारे कहने का भाव ये कि जो जो ये वैल्यूज को आप धारण करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले ये वैल्यूज किसके अंदर आएंगे, माता पिता के अंदर, पेरेंट्स के अंदर आएंगे, है ना। क्योंकि वैल्यूज आर टॉट, दे आर नॉट टॉट, है ना। तो जो कुछ आप उसको सिखाने से वो नहीं होने वाला है। आप उसको बोलेंगे नहीं आपको सुबह जल्दी उठना है, और आप लेट उठेंगे तो फिर वो आपको देखकर वैसे कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि वो उस वैल्यूज को पहले हमारे अंदर इनकलकेट करना है। तो ये ऐसे चार्ट आप अपना बना सकते हैं। फिर आपको ये सारा एक आपके लिए जर्नल बनाया हुआ है, उस जर्नल में ये सारी एक्टिविटीज है, जिसको हम कहते हैं सुपर मॉम बेबी जर्नल। तो ये पूरा एक 1 मंथ का आपके लिए एक करिकुलम है। एवरी 1 मंथ में 4 वीक है, तो वीक के लिए, हर वीक के लिए एक एक एक्टिविटी, हर दिन के लिए। जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे कि ये वीक 1 है और ये डे 5 है, तो ऐसे हर दिन आप एक एक एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ आपको देखना है, विजुलाइज करना है, लिखना है कि माई बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, माई बेबी इज एज लविंग एज मदर तेरेसा। तो जो जो आप होमवर्क करेंगे वो बाहर जब डिलीवरी के बाद भी आप बेबी को दिखाएंगे तो उसको समझ में आएगा। और ये सारा साइंस ने प्रूव किया। आप जो कुछ उसके साथ शेयर करते हैं ना, हमें क्या लगता है कि बेबी अंदर है, उसको थोड़ी ये सब कुछ समझ में आता होगा। साइंस ने रिसर्च किया, जैसे प्रीटर्म डिलीवरीज होते हैं तो बेबीज, छोटे बेबीज NICU में रखना पड़ता है, जहाँ माँ को भी अलाउ नहीं किया जाता है। तो उनकी रिकवरी के लिए जो माँ की आवाज में जो मम्मा ने सुनाई हुई राइम्स थी, स्टोरीज थे, उसको रिकॉर्ड किया गया और फिर उन बच्चों के साथ वो प्ले किया गया। तो उनको उनकी रिकवरी है ना, उनका वेट गेन वो सब फास्ट था।
आपने जो स्टोरी उसको 4th मंथ में सुनाई है, वो स्टोरी आप उसको 7 मंथ में रिपीट करेंगे तो रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि 4th मंथ से सभी ऑर्गन्स हमारे डेवलप होना चालू होता है। बाय 7 मंथ वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसका हियरिंग, वो क्या देखना है, सुनना है, अभी उसके लिए देखने के लिए विंडो क्या है, वो क्या देखेगा, वो क्या सुनेगा, क्या है बताओ? उसके लिए विंडो क्या है? जो मम्मा देख रही है ना, मम्मा भी देख रहे, सास भी, फिर कभी बहू थी, क्राइम रिपोर्टर, तो फिर वो भी क्या सुनेगा, वो भी क्या देखेगा? हमको क्या लगता है वो तो अंदर है ना, उसको थोड़ी दिखाई दे रहा है। देखो अभी डिलीवरी होने के बाद 1 मंथ के बच्चे को आपने घर वालों को कहा कि इसको लेकर ना मैं मूवी देखने जाती हूँ, कोई आपको अलाउ करेगा क्या? कोई नहीं अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि वो सब उसको देखने की जैसा है नहीं। लेकिन जब गर्भ के अंदर है तो हमें लगता है अभी थोड़ी वो देख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कैचिंग पावर, रिसीविंग पावर तभी है। तो हमें बहुत सिलेक्टिव होना है, हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये सारा जो मम्मा करेगी उसी से बेबी बनने वाला है। तो मम्मा को बहुत ध्यान देना है। मम्मा खा रही है ना पिज्जा बर्गर, फिर डिलीवरी के बाद वो बोलेगा मुझे भी पिज्जा बर्गर ही चाहिए। तो इसीलिए यदि आप चाहते हो कि वो सब फ्रूट्स खाए, है ना, वो सब सब्जियां खाए, खाने में आनाकानी ना करे, तो अभी मम्मा को वो सारा करना पड़ेगा। आपका बेबी आप जो जैसा है वैसे ही आपका बेबी होने वाला है। आप क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? मम्मा पूरा समय मोबाइल में रहती है, इंस्टा, फेसबुक, ये वो, और फिर डिलीवरी के बाद बेबी को भी ना बिना मोबाइल, उसको कोई खिलौने नहीं चाहिए, उसको खाना खाने के लिए, दूध पीने के लिए भी मोबाइल चाहिए। तो ये संस्कार किसने डाला? ये संस्कार हमने ही उसके ऊपर डाला। तो हमें बहुत सिलेक्टिव होना होगा कि अभी हमें इस 9 मंथ्स के समय क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि जैसे तो ये सारा हमने क्या किया है, जैसे बेबी का है ना, बेबी टॉक करके एंड में एक 4th वीक का है, तो उसमें है ना, जैसे बेबीज के आप जो भी संस्कार बनाने चाहते हो, बेबी को सुबह जल्दी उठना है, बेबी को सुबह रात को जल्दी सोना है ना, सुबह उठकर वो स्नान करने के लिए, बात के लिए आनाकानी ना करे, तो वो जाए तो क्या करना है, माँ को कमेंट्री देना है। कमेंट्री माना क्या? जैसे अभी की क्रिकेट की कमेंट्री होती है तो हमें यहाँ बैठकर फील होता है ना कि ये बॉलिंग कर रहा है, ये फील्डिंग कैसे, सब हम फील कर सकते हैं। तो वैसे मम्मा जब स्नान करने जाएगी तो क्या करना होगा, मम्मा को बताना है कि ये देखो ये हॉट वाटर होता है, ये कोल्ड वाटर, ये सेंटर में रखेंगे तो मिक्स पानी आता है, ये क्या है, बॉडी लोशन है, ये ना, इससे हमारी गंदगी सब निकल जाती है। तो ये उससे क्या होगा कि उसको पता है कि सुबह उठने के बाद मुझे स्नान करने जाना है। आजकल में तो बच्चों को है ना पीछे पड़ना पड़ता है, जाओ जाओ करो, और उसके बाद भी वो सुनते नहीं है। तो अभी आप मुझे बताओ कि 9 मंथ्स के समय थोड़ा सा समय देना, ये सब करना अच्छा है या फिर पूरा जीवन करने के लिए समय देने के लिए अच्छा है? कौन सा इजी है, कौन सा इजी है? यदि हमने 9 मंथ के समय थोड़ा सा ध्यान दिया तो वो ज्यादा इजी है, और उससे होगा तो एटलीस्ट पोस्ट डिलीवरी आप कितना भी पूरा जीवन आप उनके पीछे लगेंगे तो भी वो एक बार संस्कार बन जाते हैं ना, तो वो चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए ये सारा जो बुक दिया है इसको भी आप देखना। तो ये चार्ट दिया जाता है 4000 डेज, जैसे मैंने कहा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और मम्मा यदि छोटी छोटी बातों में नाराज होती रहेगी, मूड ऑफ करती रहेगी, गुस्सा करती रहेगी, तो क्या होता है हमारे शरीर में, जैसे मैंने पहले भी जीन्स की बात की, हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यदि हम खुश नहीं है, नाराज होते हैं, मूड ऑफ है, गुस्सा करेंगे तो क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हमारे शरीर में सब निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और ये सब क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना उसको दबा देते हैं। एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, ये जो निगेटिव हार्मोन्स है ये ब्लड वेसल्स को दबा देते हैं। अभी ब्लड वेसल्स दब जाएंगे तो क्या होगा बताइए, तो ब्लड सप्लाई जो बेबी को जा रहा है नेचुरली वो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। वो ब्लड सप्लाई कम होता है, उसको ऑक्सीजन कम मिलता है, तो अंदर क्या होगा, बेबी का वेट अच्छे से बढ़ेगा क्या, आप बताइए? बेबी का वेट कम होगा। बेबी के आसपास जो पानी रहता है जिसको कहते हैं अमनियोटिक फ्लूइड,
तो उसकी मात्रा भी क्या होती है, कम हो जाती है। फिर काफी बार आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं अभी पानी भी कम हो गया, इस बच्चे को ब्लड सप्लाई भी अच्छे से नहीं हो रहा है, इसका वेट भी ठीक से बढ़ नहीं रहा है, अभी इसको बचाने के लिए फिर हमें सीजर करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमें 800, 900, 1 kg बाय डिलीवरी के समय 9 मंथ्स में डिलीवरी होनी चाहिए, मतलब 36 वीक्स के बाद कभी भी डिलीवरी हुई तो उसको टर्म डिलीवरी कहते हैं। और डिलीवरी के समय उसका वेट कितना होना चाहिए, 2.5 kg है ना, 2.5 kg होना चाहिए। तो यदि उतना वेट नहीं है, उससे कम वेट है या जल्दी डिलीवरी होती है 34 वीक्स 32 वीक्स, इसको प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। जिनका वेट ठीक नहीं है उसको क्या कहते हैं, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमें सीजेरियन करके निकालना पड़ता है। फिर ऐसे बच्चे यदि और फिर जो कमजोर बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे अंदर पॉटी भी करते हैं। आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा अभी इसने पॉटी की है तो अभी तो इमीडिएटली सीजर करना पड़ेगा। नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि पूरा 9 मंथ्स बेबी जब गर्भ के अंदर है तो वो जो बाजू में पानी है उस पानी को वो निगलता है, पानी पीता है, यूरिन करेगा, फिर वो वापस पानी पिएगा, लेकिन उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन पूरे 9 मंथ्स में वो अंदर मोशन नहीं कभी करता। मोशन की जगह जो एनस है वो हमेशा क्लोज रहता है। वो ओपन कब होता है, जब हमें ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलेगा तब वो मोशन की जगह खुलती है। मोशन की जगह खुलेगी तो ऑब्वियसली जो कुछ उसके इंटेस्टाइन्स में है वो कहाँ आएगा, वो फ्लूइड में आएगा। और वो फ्लूइड जब वो निकलेगा, जब पानी वो जाएगा अंदर तो क्या होगा, कहाँ जाएगा, वो लंग्स में चला जाएगा। अभी लंग्स में कोई भी पार्टिकल्स चले जाएंगे तो वो सांस ठीक से नहीं ले पाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि कितना उसने मोशन किया है, कितने उसके बैड लंग्स में चला गया है, उस अनुसार फिर उसको वेंटिलेटर मशीन लगता है, NICU लगता है। तो इतना सारा वो बेबी क्यों फेस कर रहा है, क्या उसकी गलती है ना। तो इसीलिए फिर ऐसे बच्चों को NICU में भी कितना समय लगेगा पता नहीं रहता है। तो माँ को क्या, ऐसे ही नहीं ना कि उसका वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा है क्योंकि माँ को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। ये तो इस सिचुएशन आप सभी के साथ तो है नहीं, ऐसा तो कोई भी भारत में भी नहीं होगा, भले कितना भी गरीब है कुछ भी है, लेकिन खाने पीने को तो मिल ही रहा है। लेकिन उसके साथ साथ यदि मम्मा छोटी छोटी बातों में ये नाराज हो रही है, गुस्सा कर रही है, बहुत स्ट्रेस है, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज हुए, गड़बड़ चालू होगी। एक तो उससे क्या होगा, माँ को भी प्रॉब्लम होगा। क्या माँ को प्रॉब्लम होगा, माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, माँ का ग्लूकोज है ना इम्बैलेंस होगा। तो माँ को प्रेगनेंसी के समय अभी कितने सारे पेशेंट्स हमारे रहते हैं, उनको डायबिटीज है, फिर उनको हमें इंसुलिन चालू करना पड़ता है ना। BP के मेडिसिन, कभी कभी BP इतना बढ़ता है प्रेगनेंसी के समय जो हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, जिसको जैसे कन्वर्जेंस आता है, जिसको एक्लाम्सिया कहते हैं। अभी ये सारा आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है, आपको ये समझाया जा रहा है क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि क्या क्या चैलेंजेस प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के समय होते हैं। तो एक तो माँ को भी प्रॉब्लम होंगे, दूसरा किसको होगा, बेबी को होगा। जब वो अंदर पेट में है तब भी हो रहा है। तीसरा कब होगा, जब डिलीवरी के समय उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कभी उसको NICU में रखना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, 2-3 साल का बच्चा आज देखो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म इतना बढ़ रहा है बच्चों में। हमारे बच्चे एक जगह शांति से बैठ नहीं सकते है ना, ऐसे क्यों हो रहा है। अभी देखो मम्मा टीवी के सामने बैठती है, रिमोट हाथ में है, उस 5 मिनट के अंदर टक 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 टक, तो बेबी भी अंदर टक 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 टक, बाहर आने के बाद भी वही सब चलता रहेगा उसका। तो जब मम्मा शांति से थोड़ा बैठेगी तब वो अंदर बेबी भी शांति से, अभी पूरा समय यही सब चलता रहेगा। तो वो सारा कहाँ क्या हो रहा है, बेबी के अंदर जा रहा है। आप थोड़ा इन बातों को थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी करना क्या है, अब तक जो हुआ कोई बात नहीं, आगे ये भी नहीं सोचना अरे ये तो सारा हमने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, वी कैन नॉट चेंज दैट। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, तो ऐसे 2 साल के बच्चों को भी आजकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है। देखो एडल्ट लोगों को प्रॉब्लम है, बड़े लोगों को हम समझ सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी ब्रांच डेवलप हुआ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है ना, और तभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये बच्चे जो भी मेंटल कंडीशन ऐसा है प्रॉब्लम, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय माँ को ये मेंटल प्रॉब्लम था
है ना। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत टेंशन नहीं लेना है, अरे क्या क्या होगा ऐसे टेंशन नहीं लेना है। तो यदि हम ध्यान नहीं देंगे, जैसे हम फिजिकली हेल्दी चाहते हैं ना, वैसे हमारे बच्चे मेंटली भी हेल्दी होने चाहिए। सारा जैसे जो मैंने पहले कहा, आयरन है, कैल्शियम है, फोलिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सारा जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि माँ हमारी फिजिकली हेल्दी हो, ताकि हमारे होने वाले बच्चे भी फिजिकली हेल्दी होंगे। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं? सिर्फ फिजिकली हेल्दी नहीं, हम क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे खुश भी रहे, स्माइलिंग रहे, हैप्पी रहे। तो इसीलिए माँ को अपना थोड़ा ध्यान देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। उन बातों को हमें बाजू में रखना होगा। वो सब ना डिलीवरी के बाद आप उसको जो भी है हैंडल कर देना। प्रेगनेंसी के समय ये सारा नहीं करना है। और इसीलिए घर वालों को भी ये देखना है, ताकि एक्सपेक्टेड मदर्स को हमें क्या रखना है? खुश रखना है। और इसीलिए देखो, गोद भराई होती है, क्यों किया जाता है? वो सेरेमनी करने का पीछे का लक्ष्य क्या? ताकि हमारी एक्सपेक्टेड मदर्स, गर्भवती माताएं खुश रहे। लेकिन उसको भी हमने कमर्शियल कर दिया। फिर एक बड़ा हॉल बुक करेंगे, फिर इतने सारे गेस्ट आएंगे और फिर इतना समय बैठेंगे, उसमें भी किसी को ऊपर नीचे हो जाता है, इसको बुलाया, उसको नहीं बुलाया, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, मान नहीं दिया। अरे ये सब नहीं करने के लिए वो प्रोग्राम से, वो प्रोग्राम से हमें खुश रहने के लिए। और फिर कभी कभी उसमें इतना समय जाता है, इतना समय बैठने से या बहुत एक्सर्शन होने से भी हमारे पास फिर दूसरे दिन पेशेंट एडमिट होने के लिए आते हैं। करो, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट प्रोग्राम होने चाहिए। उसके पीछे के भाव को समझकर हमें प्रोग्राम्स करने हैं। तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी जो एक्सपेक्टेंट मदर्स है उसको हमेशा खुश रहना है, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे माताएं खुश रहेंगे तो शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, हेल्दी जीन्स ओपन अप होंगे, माँ की इम्यून पावर बहुत अच्छी होगी, तो हमारे बच्चे की भी इम्यून पावर अच्छी होगी। उसको बाकी बाद में डिलीवरी के बाद, है ना, उसको वायरल इन्फेक्शन ये सब होने की रिस्क बहुत कम हो जाती है। इतना ही नहीं, साइंस ने कहा फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस, माना एडल्ट लाइफ, जब वो बच्चा बड़ा होगा 25-30 ईयर्स, तो जो बच्चों को स्ट्रेस के वजह से, जो छोटे बच्चे हैं, IUDR बच्चे हैं, प्रीटर्म बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को आगे चलकर फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, ये सारे होने की रिस्क ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना है? बहुत सिंपल है। तो हमें क्या करना है? माँ का फिजिकल हेल्थ भी देखना है और फिर हमारा माँ का मेंटल हेल्थ भी देखना है। इसीलिए जब मैं ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में फर्स्ट टाइम आई, क्योंकि पहले मैंने कभी भी ओम शांति भी नहीं सुना था, ना ब्रह्मा कुमारी सुना था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू में है और वहाँ पर फिर एवरी ईयर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। अलग अलग विंग्स है ना उनके, जो मतलब एक आप समझ सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट या फिर एक एक ग्रुप्स। तो जैसे मेडिकल का, जिसको मेडिकल विंग कहा जाता है, टीचर्स का है, फिर जैसे एजुकेशन विंग है, सिक्योरिटी विंग है, ट्रांसपोर्ट है, ऐसे जितने भी सोसाइटी में अलग अलग क्षेत्र है, सेक्टर्स है, वहाँ पर अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेडिकल विंग के कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी और तभी मैं डॉक्टर को सुन रही थी, वो हार्ट के प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे थे। और ये प्रोजेक्ट में गई थी 2009, तब तक मैंने कुछ नहीं सुना था। और जब मैंने सुना कि काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक आता है तो क्या करते हैं, कैसे पता चलता है इनको हार्ट अटैक आया है? क्या किया जाता है? एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कितने ब्लॉकेजेस हैं, कितने % ब्लॉकेजेस है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी इनको क्या ट्रीटमेंट करनी है। पहले तो क्या किया जाता है? एंजियोप्लास्टी करते हैं। जब पॉसिबल नहीं है एंजियोप्लास्टी करना, तब बाईपास किया जाता है। तो ये 2 ट्रीटमेंट होते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, माइल्ड है तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, अभी बाईपास या फिर एंजियोप्लास्टी। ये क्या है? सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो सर्जरी है तो फिर क्या होता है? फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है, तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। या फिर कभी कभी क्या होता है ना, बहुत डरते हैं, ऑपरेशन से भी डरने वाले लोग होते हैं, बोलते हैं मरूंगा तो भी चलेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है? ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू, वहाँ रखा जाता है 1 वीक के लिए। मान लो हस्बैंड को है तो वाइफ को भी रहना है, वाइफ को है तो हस्बैंड को भी रहना है। और फिर जैसे अभी मैं यहाँ सेशन दे रही हूँ तो वहाँ 1 वीक, तो हर दिन अलग अलग सेशंस, एकदम आप रिलैक्स है। 7 डेज आपको भोजन बनाने का भी टेंशन नहीं है ना, घर में जो भी लोग हैं उनका भी टेंशन नहीं, ना वर्क का स्ट्रेस है, कुछ भी नहीं है। आप आराम से खा रहे हो, सारा अच्छा सेशन सुन रहे हो, आप अच्छा डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ कि उनके जो
डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस थे एंजियोग्राफिकली, तो वो ब्लॉकेजेस विदाउट एंजियोप्लास्टी, विदाउट बाईपास, उस ब्लॉकेजेस को क्या किया गया, ठीक किया गया। मतलब यहाँ कोई सर्जरी नहीं, और फिर एंजियोग्राफी किया 6 मंथ्स के बाद, तो उसमें भी वो रिवर्स हो गया। तो उसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज। अभी ये जो प्रोजेक्ट था, ये सिर्फ अकेली ब्रह्मा कुमारीज नहीं कर रही थी, ये किसके साथ हो रहा था, ब्रह्मा कुमारीज थी, ग्लोबल हॉस्पिटल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, और पार्टनर कौन थे, डीआरडीओ। आप सभी ने सुना है क्या डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल मिनिस्ट्री। और इसके चीफ कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, तभी 2009 की मैं बात कर रही हूँ, तभी कौन थे, मानो उसके भी पहले कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपने सुना है नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? कौन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? मिसाइल मैन। और क्या थे, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, हमारे प्रेसिडेंट थे भारत के। तो इन्होंने इस रिसर्च को कोऑर्डिनेट किया। अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिफिक पर्सन, कोई भी हवा में बातें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। उन्होंने इस रिसर्च को कोऑर्डिनेट किया, और इस रिसर्च को उन्होंने पूरे इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के सामने रखा। तो क्योंकि ये रिसर्च 1-2 पेशेंट के ऊपर नहीं किया गया था, तभी मैंने अटेंड किया था, तभी भी ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर पेशेंट थे, और अभी मोर देन 15,000 पेशेंट विदाउट एंजियोप्लास्टी, बाईपास, हार्ट अटैक को ठीक किया। ये बड़ा रिसर्च भारत ने, ब्रह्मा कुमारीज ने पूरे विश्व को दिया। तो जोरदार तालियां एक बार इस रिसर्च के लिए। तो ये जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सतीश गुप्ता, ये कहते थे, जो मैंने सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने कहा कि यदि खोल दिया होता दिल, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। क्यों एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो, ब्लॉकेजेस निकालो, और भले वो करेंगे भी हम, लेकिन यदि ब्लॉकेजेस हमने यहाँ जो पकड़ के रखा है उसको हमने नहीं खोला, तो यहाँ का ब्लॉकेज फिर से आएगा। कितने बार एंजियोप्लास्टी बाईपास करोगे बताओ? तो यहाँ ब्लॉकेजेस शरीर में बाद में आते हैं। सबसे पहले ब्लॉकेजेस कहाँ आते हैं, हमारे मन में आते हैं, है ना, जो हम पकड़ के रखते हैं। इसके वजह से ही देखो यहाँ जो गांठें बनती है, तो वो गांठें फिर क्या बनेगी, कैंसर की गांठ बनती है। इतना कैंसर बढ़ रहा है, उसका ओरिजिन साइंस कहता है इट्स अ साइकोसोमैटिक डिसीजेस। 85 to 90% जो भी हमारे इलनेसेस है वो क्या है, साइकोसोमैटिक। माना कहाँ ओरिजिनेट हो रहे हैं, हमारे साइकी में, और फिर शरीर में मैनिफेस्ट होते हैं। तो यदि हमको उसको ठीक करना है, तो हमें क्या करना होगा, मन को ठीक करना होगा। काफी बार कोई लोग होते हैं ना, वो बातों को ऐसे पकड़ के रखते हैं जैसे बहुत अच्छी बात है। वो कहेंगे तुझी ही गोष्ट ना मैं जीवन भर विसरणार नाही, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं भूलूंगा, जीवन भर नहीं भूलूंगा। मत बोलो, पकड़ के रखो। और इसीलिए मराठीमध्ये खूप चांगलं म्हणतात, आतल्या गाठीचं आहे, सगळं पकडून ठेवतो, गाठी तयार होता है, तो अंदर क्या बन रही है, वो सारे ब्लॉकेजेस तैयार हो रहे हैं। देखो काफी लोगों को है ना, जैसे फ्रोजन शोल्डर होगा, टेनिस एल्बो होगा, आप MRI करोगे, सब कुछ करोगे, डॉक्टर बोलेंगे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो भैया प्रॉब्लम है कहाँ, क्यों यहाँ हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों टेनिस एल्बो हो रहा है ना। फिजिकली, एनाटॉमिकली, स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम माइंड में, जो कुछ हमने पकड़ के रखा है। इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश, ठंडी लग रही है क्या आप लोगों को? नहीं ना। तो हमें क्या ध्यान देना है, जितना फिजिकल इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारा माइंड लेवल का इम्पोर्टेंट है। इसीलिए फिर जैसे ही मैं वहां से आई, फिर मैंने तुरंत ये प्रोजेक्ट बनाया, और 2010 में ये प्रोजेक्ट बना। 2011 में नेशनली इसको प्रेजेंट किया गया, और फिर इसकी जर्नी बहुत अच्छी रही। हमारे जो अभी के प्रेसिडेंट है, कौन है हमारे अभी के प्रेसिडेंट, कौन है हमारे अभी के प्रेसिडेंट? हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो जब वो 2018 में, जब वो रांची के गवर्नर थे, शी वाज द गवर्नर ऑफ रांची, तभी उन्होंने, मैं रांची गई थी, पटना, तो तभी ये पूरा सेशन उन्होंने बहुत अच्छे से सुना था। और फिर अभी के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, JP नड्डा जी। तो 2018 में दिल्ली में उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को सुना। आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, कभी कभी लगता है ना, चलो इतने ही लोग हैं, पता नहीं इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को, ये पनवेल से शुरू हुआ और सिर्फ नेशनली नहीं गया। जब G20 हुआ इंडिया में, तो हमने जाकर G20 में भी इसको प्रेजेंट किया।
तो जोरदार तालियां एक बार इस प्रोजेक्ट के लिए भी, है ना। तो ये डिवाइन गर्भ संस्कार, तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या बताया कि ये सब करना क्यों जरूरी है। तो करना क्या है, करना क्या है हमें, फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करना होगा, हमें फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करना होगा, कौन सी बातों का ध्यान देना होगा, बताइए। फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है क्या? आज सब लोग ऐसे सोच रहे हो कि मैडम इतना बड़ा कुछ तो क्वेश्चन पूछ रही है, क्या ध्यान देंगे? डाइट, हमारा शरीर किसके ऊपर चलता है ना, उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक है डाइट, दूसरा क्या है एक्सरसाइज, है ना। इन बातों का हमें ध्यान देना है। तो अभी पहले थोड़ा सा 5-10 मिनट फिजिकल हेल्थ के बारे में देखते हैं। तो फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट की जब बात आती है तो डाइट के लिए क्या कहा जाता है, जैसे हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन होता है और वैसे हमारा जीवन होता है। जैसे हमारा पानी होगा वैसे ही हमारी वाणी होगी, जैसे आहार होगा वैसे विचार होंगे और वैसे ही फिर हमारा व्यवहार होगा। इसका मतलब हमारा जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमारे खाने के ऊपर, अन्न के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना है। और ये सारी बातें इंडियन कल्चर में भी है और साइंस ने इसे प्रूव किया है। क्योंकि हमें क्या लगता है ना, अभी हम बहुत बड़े हो गए, साइंस एज में है, तो हमें सब बातों के लिए साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। जैसे इंडियन कल्चर की यदि बात करते हैं तो देखो, हम सभी सूजी का हलवा बनाते हैं, सभी ने खाया है सूजी का हलवा, किसने किसने खाया सूजी का हलवा, थोड़ा हाथ ऊपर करिए। शिरा है ना, मराठी मध्ये काय म्हणतात, शिरा म्हणतो आपण। तो अभी वो जो सूजी का हलवा शिरा 3 जगह बनाया। एक बहुत प्यार से मम्मा ने अपने बच्चों के लिए बनाया, दूसरा जो सूजी का हलवा है वो कहाँ बनाया गया, होटल में बनाया गया, और तीसरा जो है वो प्रसाद के लिए। तीनों जगह बनता है, तीनों जगह हमने सेम इंग्रेडिएंट दिए, है ना, कुछ अलग नहीं। ऐसे नहीं प्रसाद है तो घी अच्छा ज्यादा दिया, ऐसे कुछ नहीं। सभी के लिए जितना जो भी लगेगा, सूजी लगेगा, शुगर लगेगा, घी लगेगा, मिल्क, जो भी लगने वाला है वो सभी जगह के लिए हमने सेम दिया। तो सभी जगह का जो हलवा बनेगा उसका टेस्ट सेम होगा क्या, सेम होगा क्या? सभी का टेस्ट अलग होता है। जो मम्मा प्यार से बनाती है वो भी टेस्टी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा टेस्टी कौन सा होता है, प्रसाद के लिए, है ना। हम सभी ने खाया, प्रसाद का इतना सा मिलता है, फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, घर में जाकर सभी के लिए जाकर देते हैं। क्यों क्यों उसका टेस्ट ऐसे होता होगा? जब प्रसाद के लिए बनाया जाता है तभी क्या विचारों से बनाया जाता है, ये भगवान जी के लिए प्रसाद बना रहे, ना धोकर, है ना। कोई कुछ बोलने के लिए आएगा तो क्या बोलेंगे, अभी नहीं, इन सब बातों को हम बाद में देखेंगे। तो जो फूड हम हाई स्टेट ऑफ माइंड, है ना, हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति हाई है, तो उस स्थिति में बनाते हैं तो वो जो फूड बन जाता है वो फूड क्या बनता है, हाई एनर्जी फूड बनता है। तो सिर्फ क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस भाव से आप उसे बना रहे हो वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए देखो, कभी कभी क्या होता है ना, मम्मा बहुत प्यार से, बच्चे का एग्जाम है तो क्या करती है, मिल्क देती है, उसमें प्रोटीन पाउडर भी डालती है, बादाम भी डालती है। क्यों? क्योंकि उसको बादाम से प्रोटीन, एनर्जी, है ना, ब्रेन के लिए बहुत अच्छे से मिलेगी। और फिर क्या सोचती है, बोल रही है और सोच रही है, पता नहीं पूरा साल तो इसने कभी पढ़ा नहीं, कितना इसके पीछे पड़ी थी। अभी ये सब बोल के उसको जाकर वो मिल्क दे रही है और उसको बोलेगी, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अभी उसको वो एनर्जी मिलने वाली है क्या? उसको एनर्जी, आप बोल रहे हो लेकिन आप सोच क्या रहे हो? मुझे आपको ये बताना है, कभी कभी हमारे बोल अच्छे होते हैं, है ना, हमारे बोल अच्छे होते हैं, अरे तुझा ड्रेस खूब छान है ना, बहुत अच्छे, और फिर मैं अंदर सोच रही हूँ क्या कलर है, चॉइस भी करने के लिए नहीं आता है, तो आप तक क्या पहुंचेगा? आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको क्या समझ में आता है? ये बोल तो रहे हैं लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा है। वो फीलिंग कहाँ से आती है? जो हम दूसरों के लिए फील सोचते हैं, है ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ हमारे बोल इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे बोल के पहले क्या है, हमारे सोच, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वो हम कर्म करते हैं, जो कर्म हम करते हैं वही हमारा क्या बन जाता है, कैरेक्टर बनता है, वही हमारा चरित्र बनता है, वही हमारा भाग्य बनता है। और सिर्फ हमारा नहीं, जो एक्सपेक्टेड मदर है वो आप बेबी का भी भाग्य बना रहे हो, आप बेबी के भाग्य विधाता हो, आप अपने बेबी का
फॉर्चून, उसका भाग्य क्या बनाना चाहते हो, इसके लिए आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए जैसा हम सोचेंगे, है ना, उस स्थिति में जो फूड बनेगा वो प्रसाद बन जाता है। और इसके लिए फिर साइंस ने रिसर्च किया। चलो हम मानते नहीं है इंडियन कल्चर को, तो साइंस ने क्या किया, जापानीज साइंटिस्ट मसारो इमोटो, इन्होंने क्या किया, पानी के ऊपर, पौधों के ऊपर ग्रेन्स, काफी रिसर्च किया। आप ना वाटर टॉप करके गूगल सर्च कर सकते हैं। तो अभी मैं आप सभी के साथ पानी का एग्जांपल शेयर करती हूँ। तो जैसे अभी यहाँ पे 2 ग्लास है मान लो, तो 2 ग्लास पानी के रखे और उसके ऊपर लेबल चिपकाया। एक के ऊपर लेबल चिपकाया मदर तेरेसा, दूसरे ऊपर लेबल चिपकाया एडोल्फ हिटलर। ऐसे नहीं उन्होंने पिया हुआ पानी हमारे पास है, नहीं, वो पानी तो सेम है, लेकिन पानी को सिर्फ लेबल किया और दोनों ग्लास को एक ही जगह रखा, एक ही रूम टेम्परेचर। जैसे अभी यहाँ ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं, 1 ग्लास यहाँ है, 1 ग्लास धूप में, दोनों अभी एक ही रूम टेम्परेचर पे है। अभी क्या किया गया इस रिसर्च में, जैसे अभी हम लोग मान लो 25-30 लोग हैं, तो आए और सभी ने उसके ऊपर जो लेबल लगाया हुआ है ना, उस लेबल को मन ही मन रिसाइट किया, मदर तेरेसा, एडोल्फ हिटलर, और फिर हम सब लोग चले गए। फिर रिसर्च वालों ने क्या किया, दोनों पानी के ग्लास में से एक एक पानी की बूंद को निकाला, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, स्लाइड के ऊपर। तो जैसे आप सभी का ब्लड टेस्ट हम करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर, और फिर उसके हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से फोटोग्राफ लिए गए। तो क्या पाया, जिसके ऊपर मदर तेरेसा लिखा हुआ था, वो जो पानी का ड्रॉप था, ड्रॉपलेट था, उसकी जो इमेज थी वो बहुत सुंदर रंगोली के जैसी इमेज, और जहाँ एडोल्फ हिटलर लिखा था उसके ऊपर ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। ऐसे क्यों हुआ, पानी तो सेम था, सेम रूम टेम्परेचर, तो ऐसे क्यों हुआ, उस क्रिस्टल में चेंजेस कहाँ से आए, क्या ऐसे हुआ, क्या ऐसे हुआ, जो हमने सभी ने सोचा ना, मन ही मन हमने सोचा, जो विचार किए। मदर तेरेसा बोलेंगे तो कैसे, एक ममता की मूर्त, माँ की मूर्त, ऐसे हमारे सामने आती है, लविंग नेचर। और एडोल्फ हिटलर कहेंगे तो ब्लड, वायलेंस, गुस्सा, ये सारा हमारे मन में आता है। तो जो हम सोचते हैं, अभी हमने सोचा, उसका असर बाहर, ये पानी कहाँ है, ये पानी कहाँ है, बाहर है ना, तो इतना असर इस बाहर के पानी के ऊपर हो रहा है, तो हमारे शरीर में भी कुछ असर होगा कि नहीं होगा, या सिर्फ बाहर होगा, हमारे शरीर में भी तो असर होगा। तो हमारा शरीर तो 70% वाटर, और बेबी का, जैसे मैंने कहा, बेबी कहाँ है, पानी के अंदर रहता है। तो पानी क्या है ना, तरल तत्व है, जो भी आप सोचेंगे वो एनर्जी फास्ट उसमें प्रोवाइड होती है। तो इसीलिए देखो, आप सभी ने, हमारे घर में जब पूजा होती है, पंडित जी आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो भी यहाँ ला के रखो, जो भी आपने तीर्थ बनाया है वो भी यहाँ ला के रखो, फिर वो मंत्रोच्चार करते हैं। तो मंत्रोच्चार क्या है, हाई एनर्जी वर्ड। हाई एनर्जी वर्ड से क्या होगा, वो जो भी फूड है, जो भी वो तीर्थ है, वो क्या बनेगा, हाई एनर्जी। वही तो मिल्क है, अलग तो है नहीं। तो इसका मतलब विधि क्या है, हमारे फूड को या हमारे पानी को हाई एनर्जी बनाने की विधि क्या है, हाई एनर्जी थॉट्स या हाई एनर्जी वर्ड्स। तो हाई एनर्जी वर्ड्स के लिए क्या करेंगे, भगवान जी के इतने सारे म्यूजिक है ना, भजन हमारे YouTube पे रहते हैं। आप जब भोजन बना रहे हो तो आप म्यूजिक, या फिर आपके पास सीडी है, लैपटॉप है, तो आप चालू रखो। वो हाई एनर्जी जो वर्ड्स है, वो वर्ड्स और हाई एनर्जी आपके थॉट्स, उससे वो जो फूड है वो क्या बन जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। वो क्या बनेगा, पानी अमृत बन जाएगा। तो इसके लिए, प्रसाद के लिए और अमृत के लिए हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं रहती है। हम सभी घर में 3 बार तो मिनिमम खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो क्या करना है, जो भी कभी कभी होता है कि हम खुद बना नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम घर वाले बना रहे, अभी उसने किस स्टेट ऑफ माइंड में खाना बनाया वो हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, बस खाना खाने के पहले सभी हाथ धोकर खाते हैं या ऐसे ही खाते, बहुत बिजी है, हाथ धोने के लिए टाइम ही नहीं है, ऐसे तो नहीं ना, हाथ धोते कितना समय जाता है हाथ धोने के लिए, कम से कम 1-2 मिनट तो जाते हैं। तभी भी कुछ तो सोचेंगे, तो तभी भी आप हाई एनर्जी थॉट्स क्रिएट करो कि अभी भोजन करने वाले हैं, सबसे पहले तो ईश्वर परमात्मा को याद करेंगे। क्यों, क्योंकि परमात्मा क्या है, ओशन ऑफ ऑल पॉजिटिविटी,
शांति, खुशी, प्यार, आपको जो चाहिए उसका क्या है, इज ओशन, सागर है। तो जैसे ही आपने उनको याद किया तो वहां से वो एनर्जी कहाँ प्रवाहित हो रही है, उस खाने में प्रवाहित हो रही है, वो एनर्जी पानी में प्रवाहित हो रही है। तो जब भी हम पानी पी रहे हैं, भले पानी पीने के लिए हाथ धोने की जरूरत नहीं है, तो भी पानी पीने से पहले कितना, आधा मिनट हमारे सबके पास टाइम है, इतने तो हम बिजी नहीं है। तो बस उससे क्या करना है, उसको क्या करेंगे, उसको हाई एनर्जी फूड और वाटर बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में वो हाई एनर्जी प्रवाहित होगी, उसका असर क्या होगा, इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसे, जैसा मन वैसे फिर आपका जीवन। तो वो खाना, नहीं तो फिर बनाने वाले ने तो बहुत प्यार से बनाया है ना। पहले जमाने में माँ वर्किंग नहीं थी, बहुत प्यार से भोजन बनाती थी। आजकल क्या है कि आजकल तो सभी वर्किंग है, भोजन बनाने के लिए भी समय नहीं है, फिर स्विगी जोमेटो ऑर्डर करो। अभी वो सब लोग खाना बनाते समय उनके क्या रहेंगे थॉट, क्या रहेंगे, आप सोचो तो सही, कुछ तो विचार करेंगे। एक तो वो बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए बना रहे, तो हमारे सबके मन में भी क्या, पैसा पैसा ये, क्योंकि वो सब उसी थॉट से बनाया जा रहा खाना हम खा रहे हैं। कहाँ से, बाकी तो फिजिकल हाइजीन की तो बात ही छोड़ो, वो तो मैं उसमें जा ही नहीं रही हूँ। हाँ तो ले, इसीलिए हमें क्या करना है, पहले जमाने में क्या होता था, हम बाहर जाते समय भी हमारा फूड है ना पैक करके लेकर जाते थे। अभी हम घर बैठकर बाहर से ऑर्डर करते हैं ना, पूरा 360 डिग्री रोटेट हो गया। फिर से हमें वैसे करना होगा, क्यों, क्योंकि उसके पीछे साइंस है। तो नहीं तो बनाने वाले ने बहुत प्यार से बनाया, मान लो घर में बनाया, लेकिन फिर हमने खाते समय क्राइम रिपोर्टर, फिर सास की, फिर कभी बहू की, इतने सारे है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये वो सारा ना, इतना सारा निगेटिव उस खाने से कहाँ जाएगा, उसका असर कहाँ होगा, हमारे माइंड के ऊपर होगा। और फिर वैसे हमारा तो अभी बहुत डिटेल में मैं डाइट के नहीं जाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये पूरा एक करिकुलम हमने 1 मंथ के लिए बनाया हुआ है। 30 दिन का सेशन है ना, 1 आवर एक सेशन, 30 आवर्स का सेशन हमें क्या करना है, 3 घंटे में कवर करना है। तो हमें क्या करना होगा, हम थोड़ा थोड़ा हर एक की बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो जब डाइट की बात आती है तो डाइट के लिए भी पूरा आपका जो सेशन है ना, हमने क्या किया हुआ है, इसका यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, और यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, डिवाइन गर्भ संस्कार। तो अभी हमने सिर्फ डिवाइन गर्भ संस्कार नहीं, क्योंकि इनफर्टिलिटी के काफ़ी सारे पेशेंट आना चालू हुआ, तो डॉक्टर शुभदा नील गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको ये सारे सेशंस है ना रिकॉर्डेड है। तो आप क्या करना कि उसके प्लेलिस्ट में चले जाना। जैसे एक्सरसाइज का सेशन आपके लिए, जो पीएचडी है ना, जिन्होंने एक्सरसाइज में जैसे मास्टर्स किया हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट है, योगा है, उनके लिए हुए सेशंस है। तो आपको जब समय है, ट्रैवल कर रहे हो, तो अभी वो डाउनलोड करके आप वो देखना। डाइट का सेशन, जो डाइटिशियन होते हैं, तो एग्जैक्टली आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सारा जो सेशंस है, तो वो रिकॉर्डेड सेशंस यूट्यूब के ऊपर है। तो अभी आप एक है ना, एवरीडे थोड़ा सेशन, कुछ बना रहे हो तभी आप सुन सकते हो। तो जैसे डाइट में क्या खाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो डाइट में हमारे खाने में क्या क्या आना चाहिए, जिससे हमें अच्छी रीति में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स है ना, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स ये अच्छे से मिलेगा। तो उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, फिर हमारे ड्राई फ्रूट्स में आपको क्या खाना है, बादाम, आलमंड खाने हैं, वॉलनट्स खाने हैं, जिससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। फिर स्प्राउट्स हमारे खाने में, जिससे आपको विटामिन मिलेगा, कैल्शियम, प्रोटीन्स मिलेगा। तो ये सभी हमारे खाने में ज़्यादा मात्रा में आना चाहिए। मिल्क की जगह आप कर्ड ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं। मिल्क थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारे पास जो मिल्क आ रहा है वो एग्जैक्टली क्या है, उसमें कितना पिटोसिन है, कितने क्या क्या हार्मोन्स उनको दिए गए हैं। तो वो थोड़ा सा आप बहुत सिलेक्ट होकर आप लेना। नहीं तो हमें क्या लगता है, मिल्क से कैल्शियम तो हम बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, क्योंकि कैल्शियम की दवाइयाँ तो हम दे ही देते हैं, क्योंकि मिल्क के लिए क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे खाने में क्या आना चाहिए, फिर हमारे खाने में क्या नहीं आना चाहिए। क्या नहीं हमारे खाने में आना चाहिए, 4 वाइट पॉइजन। कौन से 4 वाइट पॉइजन से आप बताइए। शुगर है ना, जितना हो सकता है शुगर कट डाउन करना। इट इज अ सेकेंड पॉइजन है ना, टॉक्सिन है। तो जैसे कैंसर है ना, कार्सिनोजेन जिसको कहते हैं, स्मोकिंग
जितना इंजूरियस डेंजरस है उतना शुगर। अभी अपने बच्चों को यदि टेस्ट ही नहीं लगाया, नहीं तो क्या करते, घर में एक ही सब्जी बनती है, तीखी बनती है, बड़ों के लिए तीखी चाहिए, फिर उसको क्या करते, शुगर डाल के दे देते हैं। उसको आदत ही नहीं डालना, शुगर और सॉल्ट की आपको बच्चों को अपने आदत नहीं डाली तो वो कभी जीवन में शुगर सॉल्ट नहीं मांगेगा। हम क्या करते, कोई भी फ्रूट लेना है उसमें सॉल्ट डालेंगे, नहीं करना है। बच्चों को आदत नहीं डालो, अभी हमको आदत पड़ गई लेकिन बच्चों को नहीं हमें डालना है। तो शुगर नहीं लेना है, फिर क्या नहीं लेना है, सॉल्ट। अभी क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स में काफी सारा नौशिया रहता है हार्मोनल चेंजेस के वजह से, तो फिर इसीलिए खाना नहीं जाता है। तो क्या बोलते हैं, चलो थोड़ा सा अचार ले लेते हैं। फिर अभी खाना जा रहा है लेकिन आदत हो गई, फिर हम खाते रहते हैं। प्रेगनेंसी में जैसे जैसे 9 मंथ्स एडवांस होता जाता है, पेट आपका बढ़ेगा तो वेसल्स मतलब आपका जो ब्लड सप्लाई है ना पैरों से जो हार्ट की तरफ जाने वाला थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वैसे भी आपके पैरों में सूजन आएगी। लेकिन सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट वाटर रिटेंशन करता है तो और सूजन आएगी, बीपी भी बढ़ सकता है। इसीलिए जब भी जरूरत नहीं है आपको सॉल्ट, अचार, सॉल्ट माना क्या कट डाउन करना होगा, अचार, नमकीन, पापड़, वेफर्स, ये सारी जो नमकीन चीजें हैं वो हमारे खाने में नहीं आनी चाहिए। और क्या पॉइजन है बताइए, और क्या है, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, फिर क्या है, घी, ऑयल और मैदा, ये 4 वाइट पॉइजन है। मैदा माना क्या, जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स। अभी क्या होता है ना, किसी किसी का एवरी डे ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड बटर होता है, बिल्कुल गलत। कभी तो आपको मन किया आपने पाव भाजी ली, कभी तो आपको मन किया आपने, है ना, जैसे मतलब जो भी ब्रेड के साथ होता है वो कभी तो आपने, है ना, मिसल पाव या जो भी तो लिया तो ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे रूटीनली नहीं जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मैदा जो है उससे कॉन्स्टिपेशन होता है। प्रेगनेंसी में ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, है ना, प्रेगनेंसी में क्या है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, तो रिलैक्स करेगा तो आपको वैसे भी कॉन्स्टिपेशन होगा, और उसमें आपने ये सारा यदि लिया तो कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रिस्क रहता है। फिर घी ऑयल हमारे खाने में कम आना चाहिए। ये 4 वाइट पॉइजन्स अवॉइड करना है। बाकी जो फास्ट फूड है, पिज्जा, बर्गर, डोनट्स, हॉट डॉग, ये सभी ना के बराबर लेना है, मतलब लेना ही नहीं है। आपने यदि आदत ही नहीं डाली तो बेबी को कैसे पता चलेगा ये पिज्जा होता है, ये बर्गर होता है, ये बड़ा पाव होता है, नहीं पता पड़ेगा उसको। रोटी सब्जी खाना है तो बच्चा भी वही खाएगा। और लास्ट जो है वो नॉनवेज बिल्कुल मना है, क्योंकि इससे सिर्फ फिजिकल लेवल पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, फिजिकल मेंटल दोनों। अभी फिजिकल लेवल में साइंस ने प्रूव किया है। अभी आप देखो ईस्टर्नर्स में नॉनवेज डाइट नहीं है तो उनमें हार्ट अटैक का रिस्क, कैंसर का रिस्क ही नहीं है। इसीलिए अभी पूरे वेस्टर्नर्स क्या फॉलो कर रहे हैं, वो वेजिटेरियन डाइट नहीं तो प्योर वेगन बन रहे हैं ना, मिल्क प्रोडक्ट्स भी लोग नहीं ले रहे हैं, यहाँ तक लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि उसका फिजिकल जो हमारे बॉडी पर इफेक्ट होता है, माइंड पे तो इफेक्ट है ही। देखो अभी हमको क्या लगता है कि जो एनिमल्स है उनको थोड़ी भावनाएं होती है, लेकिन हमारे घर में डॉगी होता है, कैट्स होते हैं, घर में कोई गुस्सा करता है तो बेचारा डॉगी जाकर कॉर्नर में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आता है। हमको लगता है उनको भावनाएं नहीं होती है। अभी आपने किसी एनिमल को कैप्टिविटी में पकड़ के रखा है, इतना बड़ा छुरा लेकर कोई उसको मारने काटने जाएगा तो उसके बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे कि नहीं होंगे, तो वो निगेटिव हार्मोन्स, वो भावनाएं, है ना, एंगर, एजिटेशन, हेल्पलेसनेस और लास्ट में डेथ, वो हम खाना खाते हैं। हमें थोड़ा सा सोचना है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है ना। देखो किसी के घर में कोई डेथ होती है, उस घर में कितना भी उस व्यक्ति के प्रति हमें प्यार है, फिर भी वो बॉडी को हम रखते हैं क्या? उस बॉडी को क्या किया जाता है, जो भी विधि होगा उस अनुसार संस्कार किया जाता है। फिर घर में आएंगे, उस घर की सफाई होती है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं। हम डेड बॉडी को ज्यादा समय नहीं रख सकते हैं, और हमारे घर में फ्रिज में डेड बॉडी रहती है, तो थोड़ा सोचना है। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको ये खाना अलाउड नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते बेबी को ये सारा मिले। उसके बाद आप अपने, है ना, लाइफ के जिम्मेवार है, आपको जो मर्जी आप कर सकते हैं। लेकिन ये नम्र निवेदन है, प्रेगनेंसी में डाइट में, इसीलिए जब भी हमारे पास कोई भी फर्स्ट टाइम रजिस्टर होता है ना, फर्स्ट विजिट में मेरा एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है,
टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नॉन वेज ये आपके लिए मना है, आपको नहीं खाना है, क्योंकि बेबी को बाय बर्थ हम ये सारा निगेटिविटी फिजिकल लेवल, एक तरफ हम क्या चाहते हैं हमारे बच्चे कैसे रहे, सदा खुश रहे, स्माइलिंग रहे, हैप्पी रहे, और दूसरी तरफ हम ऐसा खाना खाते हैं जिससे निगेटिविटी मिल रही है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें ये सारा खाना नहीं खाना है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान देंगे अपने खाने के ऊपर। दूसरा फिजिकल हेल्थ के लिए क्या है बताइए, दूसरा हमने क्या देखा था फिजिकल हेल्थ, गरीब फोन करो गीता को, यहाँ से जाकर दूसरा क्या है, दूसरा क्या है फिजिकल हेल्थ के लिए, क्या हमने कहा था दूसरा एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज हर एक के लिए जरूरी है, लेकिन एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है बताइए। एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए तो ये डाइट का ना, डाइट का भी इसमें पूरा आपको दिया हुआ है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। प्रेगनेंसी में रूटीनली 3 टाइम्स होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में 5 टाइम्स, सुबह बीच में भी थोड़ा सा स्नैक्स होगा, इवनिंग में स्नैक्स होगा, तो एग्जैक्टली क्या खाना है। और ये बुक आप देखेंगे, इस जर्नल में हमने क्या किया है, दोनों लैंग्वेजेस को यूज किया है, सेम हिंदी भी है इंग्लिश भी, बायलैंग्वेज है। तो क्या होगा कि कोई सपोज इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारे घर में आजू बाजू में बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, वो पढ़ेंगे ना तो बेबी अंदर 2 लैंग्वेज सीख जाएगा। तो लेकिन बेबी अंदर सीखने वाला है, इसके लिए जाकर बहुत एंथुजियास्टिकली उमंग उत्साह से 4-5 लैंग्वेजेस की सीरीज वगैरह नहीं लेकर आना, उसको इतना ज्यादा बर्डन भी हमें नहीं देना है। तो डाइट का आप सेशन वीडियोस देख लेना और ये बुक का भी देखना। तो एक्सरसाइज एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए विशेष क्यों जरूरी है बताइए, क्या रीजन होगा, थोड़ा सा सोचो। फॉर डिलीवरी है ना, सभी डिलीवरी नॉर्मल चाहते हैं ना, सभी कौन कौन नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेड मदर्स है, थोड़ा लंबा देखो, सभी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। तो क्या करना होगा, हमारे शरीर को भी तैयार करना होगा। पहले जमाने में क्या होता था, अभी सिजेरियन का रेट बढ़ रहा है, हमको लगता है शायद ये डॉक्टर के पास, इस हॉस्पिटल में डिलीवरी सीजर ज्यादा रेट है, डॉक्टर्स के हाथ में बिल्कुल नहीं, चलो 5% हो सकता है, लेकिन आपके हाथ में पूरा है। आपने यदि बॉडी को फिजिकली और मेंटली तैयार किया कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी है, उसके लिए हमने एक्सरसाइज किया। अभी क्या हो रहा है कि हम तो एक तो हमारा एजुकेशन में ऑलमोस्ट 26-27 ईयर्स तक एजुकेशन चलता है, फिर हम हमारे जो जॉब है उसको प्रायोरिटी देते हैं, तो क्योंकि अभी हमने इतना पढ़ाई की है तो हमें उसमें भी सेटल होना है। तो क्या हो रहा है, मैरिज का एज एडवांस हो रहा है, मैरिज के बाद क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी का एज एडवांस हो रहा है। अभी क्या होगा, जैसे जैसे आपका एज एडवांस होगा आपके शरीर में चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होते हैं, आपके जो मसल्स है, आपके जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, ये अफेक्ट हो जाती है। अभी काफी बार जब वर्किंग है तो हमें एक्सरसाइज के लिए भी समय नहीं, अभी घर में भी जब भोजन भी बना रहे, तो पहले क्या होता था, नीचे बैठकर खाना बनाना, खाना खाना है ना, सब काम हम नीचे बैठकर करते थे, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। अभी तो कपड़े तो हम धोते ही नहीं है, वो तो हर एक के घर में वॉशिंग मशीन है ना, कपड़े भी बर्तन भी धोने हैं तो मेड आकर करके जाएगी, हमने किया भी तो भी क्या है, सब किचन प्लेटफॉर्म और जो सिंक है, तो क्या है आप खड़ा रहकर ही सारा कार्य कर रहे हैं। आप कमर के नीचे का पोर्शन हार्डली यूज करते हैं, भोजन खाने के लिए भी डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे, टीवी देखने के लिए भी सोफा वहां पर जाकर बैठेंगे। अभी हमें याद करना पड़ता है कि हम नीचे पालती मारकर कब बैठे थे। और फिर डिलीवरी के समय बहुत एक ब्यूटीफुल सीन है, आप डिलीवरी के लिए एडमिट हो गए, फिर डॉक्टर ने बोला अभी इसका डिलीवरी का समय आ गया है, इसको लेबर रूम में शिफ्ट करो। अभी लेबर रूम में डॉक्टर आए, बोला चलो चलो पैर पकड़ो, लंबी गहरी सांस लो, नीचे जोर लगाओ। अरे कुछ किया ही नहीं तो तभी कैसे कर पाएंगे आप। तो जब तक आपने आपके कमर का नीचे का पोर्शन ही यूज नहीं किया है, तब तक क्या होगा, फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का जो हेड है वो पहले एंगेज होना है, वो जो पेल्विस है वो बोनी पेल्विस होता है, उसके अंदर जाना है। तो जब आपके नीचे बैठना उठना करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, है ना, जो डक वॉक है ना, डक वॉक माना क्या, पोछा लगाना, पोछा नहीं लगाते तो हम बोलते चलो फिर डक वॉक करो। तो इससे क्या होगा, आपका पेल्विस ओपन होता है, पेल्विस ओपन होगा तब जाकर हेड एंगेज होगा, हेड एंगेज होगा, हेड के प्रेशर के तैली का जो मुंह है वो फिर खुलना, पहले तो वो क्या बनेगा, थिन होता जाएगा, फिर उसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होती जाएगी। देखो रबर कोई भी थिक है
थोड़ा सा फर्म है तो वो स्ट्रेच होगा क्या? उसको स्ट्रेच नहीं कर सकेंगे। रबर को थीन है, उसको पतला है, वो सॉफ्ट है, तो क्या होगा? वो स्ट्रेच होगा, तब थैली का मुंह जाकर खुलता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। पहले जमाने में ये होता था क्योंकि वो पहले जमाने में उनका लाइफस्टाइल वैसे था, वो उतना वर्क करते थे, तो इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है, भले आप 9 मंथ तक वर्किंग रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समय निकालो, आपको एक्सरसाइज करना होगा, फिजिकली आपको फिट करना होगा स्वयं को। और दूसरा क्या करना है, मेंटली भी हमें सोचना है। अभी हम क्या सोचते हैं, इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा, या फिर हम क्या देखते हैं हिंदी मूवी में, चिल्लम चिल्ली, इतना क्या मुझे भी इतना दर्द होगा। तो एक तो डर रहता है ना, एक तो डर रहता है, और दूसरा तो एक तो डर रहता है, और दूसरा क्या होता है, ये तो फियर है, और दूसरा एंजाइटी है ना, कि कहीं ये तो नहीं होगा। इससे क्या होगा, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस है थैली का मुंह खुलने का, इसमें इंटरफियर होता है। तो इसीलिए मुझे क्या सोचना है, मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी ही होना है, और मुझे क्या करना है, मुझे खुद को ये सारे एक्सरसाइज करके, जैसे डक वॉक है, स्क्वाट्स है, कैट कैमल है, ये सारे एक्सरसाइज कभी से करने हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करने हैं। इतना ही नहीं, नॉर्मल डिलीवरी का पूरा प्रोसेस कि कैसे बेबी का हेड एंगेज होगा, तब से लेकर कैसे बेबी का डिलीवरी होने वाला है, ये सारा आपको विजुलाइज करना है। तो इसका क्या किया है, हमने कमेंट्री बनाया हुआ है, तो इसका वीडियो बनाया हुआ है, इसका ये राइटअप है, तो आपको इसको विजुलाइज करना है कि 9 मंथ्स जब स्टार्ट होगा, डिलीवरी का लेबर पेन स्टार्ट होगा, तो मुझे एडमिट होने के बाद मुझे क्या क्या करना है, प्रेग्नेंट डिलीवरी के समय मुझे उस समय क्या क्या प्राणायाम करना है, उस समय मुझे क्या क्या एक्सरसाइज करने हैं, तब जाकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो हमारी माता है बहुत स्मार्ट, जो लेक्चर यहाँ अटेंड करती है, फिर वो सोचती है मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, और इतना ही नहीं सोचते, क्या सोचते हैं, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी और वो भी कम समय में हो रही है, माना भैया एक के ऊपर एक फ्री। तो उससे हमने देखा कि कितने सारे लोगों की नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही है और साथ साथ कम समय में हो रही है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये थोड़ा सा जर्नल जो है इसको फॉलो करो। वैसे तो इसकी 800 कॉस्ट है, लेकिन यहाँ के लिए हमने 50% है ना डिस्काउंट, तो सिर्फ 400 रुपीज है, नीचे काउंटर पर आपको मिल जाएगी। तो इसको फॉलो करना। फिर जैसे मैंने आपको बेबी टॉक के बारे में बताया, उसको आप सभी फॉलो करना। तो यहाँ ये सारे सेशंस आपके लिए जाते हैं। जैसे एवरी मंथ ये हमारा गर्भ संस्कार का वर्कशॉप होता है, तो वो गर्भ संस्कार का वर्कशॉप जैसे 3rd या 4th संडे रहता है, 9 to 1 रहता है। तो काफी बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं रहता है, क्या बताते होंगे। तो अभी आप सभी ने सुना, तो अभी क्या करना, जब आप ओपीडी में बैठते हो तो आपके आजू बाजू रहते हैं, उनको बता देना कि ऐसे ऐसे ऊपर सेशन होता है, हमने अटेंड किया है, आप भी जाकर जरूर अटेंड करना। या यहाँ पर रजिस्टर है, ऐसे ही नहीं, कोई कहाँ पे भी है वो आकर ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और प्रेगनेंसी के समय, जरूरी नहीं कि आपका नाम यहाँ दर्ज होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, आपकी डिलीवरी यहाँ होना चाहिए। फिर आपको हम योगा एक्सरसाइज एवरी सैटरडे यहाँ 5 से 6 बजे योगा एक्सरसाइज होता है। तो जो भी यहाँ रजिस्टर्ड है, तो आपको 7 मंथ्स के बाद तो एवरी 15 डेज चेकअप के लिए आना है, तब तक तो एवरी मंथ आना होता है। तो हम क्या बताते हैं कि आप शाम को आना, 5 to 6 यहाँ एक्सरसाइज भी करना, योगा प्राणायाम भी करना, और 6 बजे चेकअप करके जाना। तो क्या होगा, एक ही विजिट में आपका दोनों हो जाता है। और जो प्रेगनेंसी के लिए विशेष प्लान कर रहे हैं, तो काफी बार पीसीओ का प्रॉब्लम है, ओवरवेट है, प्रेगनेंसी नहीं रहता है, चैलेंजेस है, तो उनके लिए मेडिटेशन भी है 5 to 6, और 6 to 7 क्या है, म्यूजिकल एक्सरसाइज, जिसको जुम्बा भी कह सकते हैं। तो ये सारा यहाँ जो जो सेशंस होते हैं वो सारे फ्री होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक 10-15 मिनट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जो इम्पोर्टेंट सेशन है ना, क्योंकि अभी हमने फिजिकल हेल्थ का देखा, अभी हमको क्या करना है, बच्चों को कैसे बनाना है, वो सदा खुश रहे, स्माइलिंग रहे, हैप्पी रहे, लविंग, केयरिंग। तो ऐसे इमोशनली हेल्दी बच्चे बनाने हैं ना, बच्चों को करना है, तो हमें क्या करना होगा, मम्मा को वैसे बनना होगा, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, लोगों का व्यवहार कैसे भी हो, लेकिन मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खुश रहना है ना। छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना है, मूड ऑफ नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है।
तो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम नहीं और आगे चलकर भी मुझे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक ये सब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेडिटेशन देखेंगे। तो वो सेशन अभी एक 10-15 मिनट ब्रेक होगा, उसके बाद हम मेडिटेशन के बारे में देखेंगे। और यदि टाइम परमिट करेगा तो जो जो अभी सेलिब्रेशंस होके गए ना, रक्षाबंधन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हमें लास्ट 10 मिनट वो भी सभी सेलिब्रेट करेंगे, है ना। तो सभी खुशी का एक माहौल होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत प्यार से सुना। अभी आप क्या करना, अभी एक सॉन्ग पण नंतर लावशे, अभी ये 10 मिनट के लिए ब्रेक होगा। तो आप सभी को स्नैक्स दिया जाएगा जो ईश्वर परमात्मा की याद में ही बनाया हुआ रहता है। लेकिन फिर भी जैसे हमने कहा कि भोजन आने के बाद तुरंत नहीं खाना है, तो परमात्मा को याद करके वो पॉजिटिव एनर्जी उसमें प्रवाहित हो रही है। ये भोजन अभी प्रसाद बन चुका है, तो क्या होगा, हमारे एक संस्कार बन गया। अभी से हमें हैबिट्स है ना, वैसे आदत लगानी है। तो वैसे फिर हम वो भोजन देंगे। उसके बाद एक 5 मिनट के लिए आपको कहीं वॉशरूम वगैरह होकर जाकर आना है। तो सेकंड फ्लोर नंतर नंबर न ज्योतीला विचारायला सांग, कुठले रूम खाली तिला विचारायला सांग नंतर, तो मग नंतर सांगू। नीचे सेकंड फ्लोर पे ही जा सकते हैं, भाई लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही जाकर आ सकते हैं। तो अभी इंटरवल है, इंटरवल के बाद क्या होता है, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं तो लगेगा कि अभी हो गया, गढ़ जाना है, तो गढ़ नहीं जाना है। तो आपको स्नैक्स दिए जाएंगे। पहले हमने ना क्या करते थे, जब ये चालू किया तो बहुत उमंग देना, पीछे से और आगे से दोनों तरफ से चालू करना। तो हमने ना रोटी, सब्जी और पुलाव सब खाना खिलाना चालू किया। और फिर हमने क्या देखा, जब मध्य प्रदेश फुल हो जाता है तो उत्तर प्रदेश काम करना बंद करता है। तो इसीलिए आप सभी को बहुत हल्का सा लाइट स्नैक्स दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हम थोड़ा मेडिटेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।